बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फारूक वड़ाइच। आज बहुत ही बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है और इससे अब पाकिस्तान के साथ साथ जो ये दोनों ममालिक हैं, अगर किसी एक की भी मुल्क के खिलाफ मर्जी होती है कोई हमला, तो ये सभी पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और इससे क्या खिते पे असरात आएंगे और इन ममालिक का के दरमियान क्या बदला है और बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, और ये मिल के जब आगे बढ़ेंगे तो किस तरह से सूरत हाल होगी, इस पे भी आज बात करेंगे। और आगे बढ़ के मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्या मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं? रियाज सादिक साहब ने कहा है कि मेरे तो हाथ खड़े हैं और मैं तो दावत दे दे के थक गया हूँ मुज़ाकरात की। अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल होती है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं शो का। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब सईद मोहम्मद खान साहब हैं। आप दिफाई तजियाकार हैं, साबिक सफ़ीर हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर उस्मान वड़ाई साहब मौजूद हैं, आप आईआर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सईद मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज के इस माहदे को आप किस तरह से देखते हैं, क्या इसकी अहमियत है? फरूख साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में दोबारा इनवाइट किया। आई थिंक ये जो मुस्लिम दुनिया के लिए ना, ये आज एक बहुत बड़ा दिन है कि जिसमें इस्लामी दुनिया के तीन बड़े ममालिक जो हैं, उन्होंने मिलके एक ऐसा मुआहदा किया है जो कि इस इलाके के अंदर पीस और ट्रैंक्विलिटी लेकर आएगा। देखिए, इस जंग ने दो तीन चीजों को बहुत वाज़े तौर के ऊपर गल्फ कंट्रीज के ऊपर वाज़े कर दिया था। एक तो ये कि अमेरिका जो है वो अपनी पूरी ताकत के बावजूद इस इलाके के किसी भी मुल्क को फूल प्रूफ डिफेंस कवर नहीं दे सकता। दूसरा ये कि इसराइल जो है वो इस इलाके में एक हेजमोन की हैसियत रखता है और उसके इस तरह के कोई इरादे नहीं है कि वो मुसलमान ममालिक के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात रखे, बल्कि वो चाहता है कि कई ममालिक के ऊपर से जमीन ले सके ताकि ग्रेटर इजराइल प्लान की एग्जीक्यूशन हो सके। और तीसरी जो चीज जो थी वो ये है कि गल्फ कंट्रीज को और ईरान दोनों को ये एहसास हो गया कि अगर हमने इस इलाके में पीसफुल को एग्जिस्टेंस करनी है तो हमें ट्रिलियंस ऑफ वेपन्स जो हैं, डॉलर्स के वेपन्स जो हैं, वो अमेरिका और वेस्ट से नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपस में बातचीत करके एक रीजनल अलायंस बनाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जो आज का तीन मुल्की मुआहदा है, ये उस तरफ एक पहला कदम है। और आप बहुत जल्द देखेंगे फरूख साहब के बहुत दूसरे ममालिक इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब इस मुआहदे की मुख्तलिफ ममालिक के लिए एक डिफरेंट कॉनोटेशन। देखिए, ईरान जो है ना, मैं वेस्टर्न मीडिया को देख रहा था और उनमें से कुछ ममालिक जो हैं, खासतौर पे इजरायली और अमेरिकन मीडिया जो है वो इसको एक एंटी ईरान मुआहदा दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान में इतनी समझबूझ है कि उनको एहसास है कि ये एक एंटी ईरान मुआहदा नहीं, क्योंकि अगर अभी तक जो इस मुआहदे के खदोखाल निकले हैं, इट इज सपोज टू बी अ डिफेंसिव डिफेंस पैक्ट। इसका मतलब ये कि अगर इन तीनों ममालिक में से कोई एक मुल्क के ऊपर अटैक होता है तो फिर ये मुआहदा इन प्लेस या एक्टिवेट होगा। सो अगर जो है ना, अगर ईरान अपने ताल्लुकात गल्फ कंट्रीज के साथ और खासतौर पे सऊदी अरेबिया के साथ ठीक रखता है तो ये मुआहदा कभी भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। अमेरिका को ये मैसेज मिला है फरूख साहब के जो है ना, यहाँ के ममालिक जो हैं उनका एतबार अमेरिका से उठ गया है और वो ऑल्टरनेट डिफेंस पैराडाइम्स की तरफ देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा मैसेज जो है वो इसराइल को मिला है कि अगर उसने इस इलाके के अंदर अपने ग्रेटर इजराइल प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए उसने सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला किया, तो दो बहुत जो ताकतवर ममालिक हैं वो खड़े हुए होंगे सऊदी अरेबिया के दिफा के लिए। और यही वो दो ममालिक हैं जिनसे इसराइल एक्चुअली डरता है। मेरे ख्याल में ये जो आज का मुआहदा है, ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम बहुत जल्द देखेंगे कि बहुत सारी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर शामिल होती चली जाएंगी। ठीक। डॉक्टर उस्मान वड़ाई, ये बताइएगा कि ये
कैसे अगर इन तीनों ममालिक को देखा जाए और इनकी अपनी-अपनी पोज़ीशन है, अपनी-अपनी अहमियत है। किस तरह से इस एग्रीमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? और फिर जिस तरह से सईद साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक़्त में बहुत से ममालिक जो हैं वो इसकी तरफ देखेंगे, इस माहदे की तरफ भी, इस इत्तेहाद की तरफ भी, और इसकी अगली क्या अमली सूरत हो सकती है? इस पे बताइएगा ज़रा। जी डेफिनेटली। पहले तो हम देखें कंट्रीज की प्रोफाइल है। अगर हम सऊदी अरेबिया को देखें तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको वो लीड करते हैं, एक पावरफुल वॉइस है, ओआईसी की लीडरशिप उनके पास है। मुस्लिम उम्मा के हवाले से जो अपना एक असर्टिव रोल है उनका, बड़ी गल्फ रियासत है। अगर हम उनके देखें स्ट्रेटेजिक एसेट जो है उनके तेल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, तो वो भी हमें दुनिया के अंदर जो है ओपेक के अंदर उसको लीड करते नजर आते हैं। और फिर एक बड़ी माशी ताकत है। और जिस तरीके से अमेरिका के बड़े अलाए हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान को देखें कि दुनिया मुस्लिम वर्ल्ड की जो है वाहिद न्यूक्लियर पावर है। और जिस तरीके से हमने असर्ट किया, स्ट्रेटजिक क्रेडिबिलिटी अपनी बनाई, स्ट्रेटजिक रेलेवेंसी है हमारी मिडल ईस्ट के अंदर, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते आपने देखा कि कुवैत किस तरीके से चाह रहा है कि पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसे डीपन करे, मजीद एक्सपैंड करे उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह से हमने सऊदी अरेबिया के साथ किया। और इसी तरीके से हमारा जो टर्की के साथ हमारे अपना डिफेंस कॉपरेशन है। और टर्की जो है इस वक्त उनकी 5 बड़ी जो डिफेंस की कंपनी है वो दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में आती हैं। 80% वो अपनी डोमेस्टिक नीड पूरी करते हैं उससे। और फिर ड्रोन के हवाले से, ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त लीडिंग पावर है। 2023 में सऊदी अरेबिया ने सबसे बड़ी उनके साथ डील साइन की हुई है। और फिर रीजन के अंदर उनके जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी, सफारती तौर के ऊपर भी है। और फिर इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि गजा के हवाले से बड़ी मौसर वॉइस रही, ही हैज़ बिन वेरी वोकल अर्दवान की बात करें तो। और इसी तरीके से पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के मामलात के अंदर सालिसी के लिए हमने जो लेग वर्क किया, वो पूरी दुनिया ने हमारे गुड ऑफिसर्स को उस तरीके से अप्रिशिएट किया, जो डिप्लोमेटिक क्लाउट हमने बनाया पिछले 1 साल के बाद से लेके। तो मेरे ख्याल में इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। और मैं भी इत्तेफाक करता हूँ अपने फेलो पैनलिस्ट की बात से कि ये ज़्यादातर जो है वो इसराइल और इंडिया के लिए एक मैसेज है। और याद रखें 30 जुलाई को जो सऊदी लेड नेवल जो बनाया गया था, एक डिफेंस अपना आप कह लें कोलिशन बनाई गई है इंटरनेशनल मैरीटाइम के हवाले से, उसके अंदर भी 14 ममालिक के अंदर जो है पाकिस्तान, टर्की जो है और इवन इजिप्ट की, ये तीनों जो है जो मुस्लिम वर्ल्ड की ताकतवर 3 आर्मीज जो हैं, वो पाकिस्तान और टर्की जो कि ऑटोमन एम्पायर के डिसेंडेंट्स हैं। और हमने जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी, और तमाम फॉर्मेट जंग के हमने पिछले वॉर ऑन टेरर के अंदर लड़े, जिसमें ईस्टर्न बॉर्डर पे मॉन्स्टर को हम मैनेज करते हैं और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर गुरिल्ला वॉरफेयर और जो भी की सूरत हाल आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो नुमाया होकर यहाँ के ऊपर सामने आई है, एक ऐसे वक्त में जब हमने पिछले साल उनसे मुआहदा कर रखा हुआ है दिफाई एग्रीमेंट, हमारे 8,000 ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉय हैं और उसके अलावा फाइटर जेट्स हैं हमारे। और फिर याद रखें ये यमन की साइड पे एक हौथीज जो हैं, ये ईरान के लिए भी एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज है कि अगर आप इस फ्रंट को एंगेज करते हैं अगेंस्ट सऊदी अरब, क्योंकि अभी परसों जो अटैक लॉन्च किया हौथीज ने, 58 उन्होंने ट्रूप्स जो है न्यूट्रलाइज किए हैं यमन की सरकारी फौज के। और उसके अलावा नजरान रीजन के अंदर जो 11 लोग उन्होंने जख्मी किए, उसमें 1 पाकिस्तानी और 7 सिविलियन सऊदी हैं। और फिर जिस तरह से आबनाए हुर्मस सॉरी बाबुल मंदब की उन्होंने चोक करने की उन्होंने कोशिश की, जहां से इंटरनेशनल 12% मैरी टाइम ट्रैफिक गुजरती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या ट्रजेक्टरी बनती है, मेरे ख्याल में ये चीज़ें वाजिया हो चुकी हैं। जो पिछले 1 साल, और याद रखें इस पे 1 साल से काम हो रहा था, ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद वहां पे जियो पोलिटिकल लैंडस्केप अपना शिफ्ट हो रहा है। 1 साल इसके ऊपर लगे, इस मुआहदे के ऊपर है। और इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू, इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा, नो डाउट इसकी इंप्लीकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म खित्ते के अंदर पड़ेंगी। और वो कंट्री जो कह रहा था 2020 के बाद कि हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं इब्राहिमी मुआहदे को, वो तो मुकम्मल तौर पे एक पराया स्टेट है, अछूत बन के बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में उसकी एक कीमत जो है यूएई भी चुका रहा है। और ये यूएई, इंडिया और इसराइल, और ये जो हेक्सागन अलायंस की बात की जा रही थी 26 फरवरी को अटैक से 2 दिन पहले जब मोदी साहब वहां के ऊपर थे, मेरे ख्याल में इंडिया को बड़ा डेंट पड़ा है, जिनकी डायस्पोरा कम्युनिटी बड़ी एक्टिव, बड़ी वाइब्रेंट है, और बिलियंस ऑफ डॉलर उनकी अपना वहां पे ऑयल रिफाइनरीज में मिडल ईस्ट से कंट्रीज ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो वहां के ऊपर पाकिस्तान जिस तरीके से असर्ट कर रहा है और लीडिंग पोजीशन के ऊपर खड़ा है, और जिस तरीके से कॉर्डियल रिलेशनशिप और हर लिहाज से आप देख लें, जितनी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंटर मुस्लिम वर्ल्ड में मनूवर करते हैं, उसमें अर्दोगान के साथ उनकी जिस तरीके से एक अपना ब्रोमांस है मैं उसको कहूंगा। और हर जगह के ऊपर हम सिंक नजर आते हैं, लिबिया का महाज हो जाए, सूडान हो जाए, सोमालिया हो जाए, यमन हो जाए, या ईरान का मामला हो जाए, हर जगह के ऊपर पाकिस्तान सिंक्रोनाइज करता नजर आता है पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर टर्की के साथ है। और इसी तरीके से मैं इस मुआहदे को भी देखता हूँ। बाकी ये है कि हमें
इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि ये मुआहदा जो अपनी नोयत का, ये इस्लामी ब्लॉक की तरफ नहीं मामला जा रहे, क्योंकि 2015 के अंदर जो इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म के हवाले से सऊदी अरबिया ने एक फोरम बनाया था, जहाँ पे हमारे सिपा सलार जो साबिका राहिल शरीफ उसे सर्व करते हैं, वो अभी तक इट्स नॉट इन द पिक्चर। हमने उसको नहीं देखा इस सारे मामले के अंदर। है वो 40 मुल्कों का इत्तेहाद है, और उसमें ईरान के कंसर्न ये थे कि किसी भी शिया कंट्री को उसमें शामिल नहीं किया गया था, ना लेबनान, ना सीरिया, इराक और ईरान नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है सऊदी अरेबिया के एंड पे ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन है 2023 में, जब उन्होंने चाइना में बैठ के एक रिप्रोचमा जो है साइन किया, और जंग के दौरान भी अपनी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स बंद नहीं की। आयतुल्लाह के जनाजे के अंदर भी उनका डेलीगेशन जो है उसको लीड कर रहे थे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है। तो ये सारे डॉट्स बताते हैं कि सऊदी अरेबिया ईरान को खित्ते के अंदर एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी के तौर पे तस्लीम करता है, और मुझे लगता है ये मुआहदे के अंदर ईरान भी चाहेगा कि वो एक नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है उसके साथ आगे जो है ना वो आए, क्योंकि वो कभी कन्फ्रंट नहीं करना चाहेंगे पाकिस्तान को। इसीलिए पाकिस्तान हौथीज के मामले को ईरान से हट के देखता है, और ईरान भी सपोर्ट उस तरीके से करता नजर नहीं आता। लेकिन ईरान क्या असर्ट कर रहा है अपने इन्फ्लुएंस को जो हौथीज पे है, जो कि विच शुड हैव बीन देयर, लेकिन वो हमें ऐसा नजर नहीं आता। तो मेरे ख्याल में वहां के ऊपर भी जो है इस चीज को लेकर संजीदगी से गौर किया जाएगा कि चीजें काफी हद तक जो है सीरियस हो चुकी हैं, और सऊदी अरेबिया का फ्रंट नहीं खोल सकते। याद रखें कैसे वक्त में, जब सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ मिलकर पिछले हफ्ते इराक के अंदर डीप हिट किया और वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के 20 लोगों को मारा है, जहां से ड्रोन स्ट्राइक आ रही थी। तो सऊदी अरेबिया भी जो है अब बैकफुट पे नहीं है। चीजें जो है वहां के ऊपर भी हमें नजर आ रही है एग्रेसिव पोस्चर, और ये चीज मुझे लगता है रिफ्लेक्ट करेगा जंग के हवाले से जो फर्दर पॉलिसी बनेगी ईरान के अंदर। जी यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोपेगेंडा भी बहुत हो रहा है, इंडिया में कोहराम मचा हुआ है। तो सईद साहब से पूछते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा है, ये क्या क्या किया जा रहा है दुनिया में इस दिफाई मुआहदे को लेके। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। सईद साहब, ये भी कि खास तौर पे जब ये मुआहदा है तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में, वहां पर बड़ा शोर है। फिर आपने कहा ना, जिस तरह वेस्ट मीडिया इसको पोर्ट्रे कर रहा है कि ये शायद ईरान के खिलाफ कोई इस तरह से खुदा ना खास्ता कोई चीज बनने जा रही है, या ये दिफाई मुआहदा उसको मद्देनजर रख के, तो बहुत शोर मचा हुआ है उस तरफ। तो बहुत क्योंकि ये बाकायदा उनको ही खटकता है जब भी इस तरह से कोई बड़ा इत्तेहाद बनता है। देखिए, पाकिस्तान को ये जो सेंट्रल पोजीशन मिली हुई है वो इस वजह से मिली हुई है कि अमेरिका और ईरान की इस अच्छे सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितने भी एंटाई पाकिस्तान मुमालिक हैं, लाइक इजराइल एंड इंडिया, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सारी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। तो इसीलिए जो है ना, वो या तो इसको एक मुस्लिम नेटो का नाम दे रहे हैं। ये जो इंडियन प्रेस में अगर आप देखें तो आज इंडियन प्रेस इसको मुस्लिम नेटो का नाम दे रहा है कि जी के मुस्लिम नेटो की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया गया है। और इजरायलीज जो है वो ये कह रहे हैं कि जी के ये एक एंटी शिया इत्तेहाद बनने जा रहा है, या एक सुन्नी इत्तेहाद बनने जा रहा है। मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें जो है वो हकीकत से बहुत दूर है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जो है ना एक एक्स्ट्रा डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी चाहिए कि हम जो है ईरान को इस चीज के ऊपर कायल करें या उसको समझाएं कि ये जो है इट इज अ डिफेंसिव डिफेंस पैक्ट, मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई कंट्री जो है वो इन तीनों कंट्रीज को अटैक नहीं करती तो ये डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हरगिज नहीं होगा। जिसका मतलब यह हुआ कि इट इज अ प्रोटेक्शन टू सऊदी अरेबिया अगेंस्ट एन अटैक फ्रॉम एनी अदर कंट्री। सो मेरा ख्याल है कि ये ईरान के लिए समझना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ईरान भी जो है वो इन पैरेलल यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस इलाके में जो मुमालिक हैं वो एक रीजनल डिफेंस पैराडाइम की तरफ बढ़े। और इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 हफ्ते से ईरान अमेरिका से कह रहे हैं कि जी कि आप अपने बेसिस इस इलाके में बंद करें और इस इलाके को हम लोगों के ऊपर छोड़ दें कि हम आपस में इसको किस तरह तय करते हैं। और अगर आप देखें फारूक साहब कि जो ओमान जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, वो एक रीजनल सोल्यूशन है जिसके अंदर ईरान, ओमान और गल्फ की सारी कंट्रीज इंक्लूसिव ऑफ सऊदी अरेबिया एक एग्रीमेंट के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये है कि अगर मौका दिया जाए और मुस्लिम ममालिक अपनी जो डिफरेंसेस हैं जो कि वेस्ट ने ओवर डेकेड्स
मुस्लिम ममालिक के बीच में पैदा किए थे, अगर हम उनको ओवरकम कर लेते हैं तो जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एक बहुत अच्छा रीजनल सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर ओमान वाली डील हो जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, तो सबको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये सारे ममालिक जो हैं वो आपस में बैठ के बात भी कर सकते हैं और सॉल्यूशंस भी फाइंड कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में बहुत जल्द ये चीज दूर यानी कि दूर हो जाएगा, ये खौफ के क्या कहते हैं कि ये एंटी ईरान डिफेंस पैक्ट है, वन। जी, नंबर टू, बिल्कुल। अगर ये मुस्लिम नेटो बनता भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए कि अगर एक मुस्लिम नेटो, मैं तो एज अ मुस्लिम ये चाहूंगा कि सारी मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी हों और एक नेटो बनाएं, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें तो पिछले 25 साल में 10 मुस्लिम कंट्रीज के अंदर फराब तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों को मारा गया। ठीक है ना, ये 12 मिलियन पीपल हैव बीन किल्ड इन ओनली लास्ट 25 ईयर्स। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल ये एक बहुत बड़ा नंबर है और मुसलमानों को एक इस तरह की एक लोकल पैराडाइम यानी कि फोर्स बनानी चाहिए और थ्रेट करना चाहिए कि जी कि अगर कोई मुस्लिम मुल्क के ऊपर अटैक करेगा तो सारे मुस्लिम ममालिक एक साथ खड़े होंगे। सो अगर ये बिल्कुल एक ठीक। फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अ मुस्लिम नेटो, तो एज अ मुस्लिम टुडे आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो बात की है ना सईद साहब ने, क्या आपको ये बात इस दफ़ाई मुआहदे के बाद इससे आगे बढ़ती हुई इसी तरह नज़र आती है? और साथ ही साथ ये कि अमरीकी ज़ारादारी इस खित्ते में, उसका क्या बनेगा? वो ये जिस तरह से इकट्ठे, यानी ये आज का मुआहदा भी, तो उसको भी तो एक नुकसान पहुँचेगा। जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका पुल आउट करके तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके स्ट्रेटेजिक मफादात जो हैं वो पूरी तरीके से ब्लीड हुए हैं यहाँ के ऊपर। और अमेरिका में भी ये बातें हो रही हैं, ज़बान ज़द-ए-आम है, और कांग्रेस में भी ये डिबेट चल रही है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की इतनी भारी कीमत हमने चुकाई कि वो कंट्रीज जो $1,000 बिलियन ऑलमोस्ट जो है, वो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे अमेरिका के अंदर है। जिस तरह पिछले मई को डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे विजिट किया, उसके बावजूद हमने उनके स्टेक्स का, उनके इंटरेस्ट का जो है उस तरीके से ख्याल नहीं रखा। और जो मिलिट्री बेसिस हैं उसकी वजह से उनको जो है नुकसान उठाना पड़ा, और उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, जिस तरीके से उनके इमेज टारनिश हुए हैं और जिस तरीके से वो ट्रांजिट हब थे। मैं यूएई की बात करूं और उसके अलावा सऊदी अरेबिया, ओवरऑल वहां के ऊपर जो आप कह लें कि एक डेंट पड़ा उनके जो MBZ शेख तमीम के विजन 2030 था उसको है। तो ये तो वहां पे भी डिबेट हो रही है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये चीज़ जो है मेरे ख्याल में एक स्टेप आगे जाके अमेरिका को बता दी है कि हम अपनी सिक्योरिटी ऑप्शन जो है उसको डाइवर्सिफाई करने पे यकीन रखते हैं। हम सोच नहीं रहे, डेलिब्रेशन नहीं कर रहे, हम करेंगे। वो अमली तौर के ऊपर ये चीज़ करते नजर आ रहे हैं। और कुवैत भी इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जिस तरीके से कुवैत कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में एक सेंस तो प्रिवेल की है कि जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज सामने आई हैं इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में, उसमें मुझे लगता है कि वो रिविजिट जरूर करेंगे अपनी पॉलिसीज को है। और यूएई ने भी हशर देख लिया अपना, उनके साथ दोस्ती करके, दोस्ती निभा के, कि जो उनका इस वक्त हाल हुआ पड़ा है, और जिस तरीके से उन्होंने सऊदी अरबिया के खिलाफ महाज बनाया, और जिस तरह मैंने बात की लिबिया, यमन, सूडान और सोमालिया के अंदर उन्होंने मुतहारिब ग्रुपों को जो दूसरी साइड के ऊपर थे उनको सपोर्ट किया, तो वो भी खित्ते में उस तरीके से तनहा रह गई। और अमेरिका भी देख रहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड उस तरह नहीं चल रहा, और वो सऊदी अरबिया को जो ऑफर कर रहे थे सिविल न्यूक्लियर डील उसके बदले में इब्राहिम अकॉर्ड को लेके, तो सऊदी अरबिया ने तो पिक एंड मैसेज दिया, शटअप कॉल दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है अगर इस तरह से अगर कोई कंडीशन उसके ऊपर लगाई जाती है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसे वक्त में हम अमेरिका को देख रहे हैं जहां के ऊपर वहां पे खबरें छप रही हैं कि वहां के जो गोला बारूद और उनकी इन्वेंट्री जो है वो डिप्लीट कर गई है। और ये तो शुरू दिन से हम देख रहे थे कि ईस्ट एशिया से आप थॉड की बैटरियां हटा रहे हैं और वो लगा रहे हैं। उनके जो लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल हैं वो खत्म हो चुके हैं, 80% ड्रेन हो चुके हुए हैं। उसके अलावा डेफिसिट आ चुका हुआ है जो इंटरसेप्टर्स हैं पैट्रियट के, और थॉड की बैटरीज उनके पास उस तरीके से नहीं रही। और ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। राइटर्स ने कल रिपोर्ट किया, CNN ने ब्रेक की, वाशिंगटन पोस्ट ने की, और डोनाल्ड ट्रंप ने खबरें हैं कि वहां पे जो कबीना का इजलास हुआ कैंप डेविड में, उसमें बकायदा तौर पर रेप्रीमांड किया, उन्होंने रिब्यूक जो है वो किया उसे, जो इनके सेक्रेटरी हैं, डिफेंस के सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ, कि उन्हें कहा है कि आपने बताया ही नहीं है। इसीलिए अमेरिका जो भी रुक के बैठा है, ये कोई स्ट्रेटेजिक पॉज नहीं ले रहे मुज़ाकरात के लिए। बिल्कुल। वो उस तरीके का हमला करने की पोजीशन में नहीं है जो सोमवार में वो कह रहे थे लास वेगस में, मैं अटैक कर दूंगा। सिंस 45 वर्ल्ड वॉर्स के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो उन्हें बताया गया भाई आपकी लिमिटेशन है, सप्लाई लाइन हमारे पास इस तरह की एक्टिव नहीं है कि हम जाके वहां पे हिट करें। और ये चीज ईरान अच्छी तरह समझता है। और याद रखें, यहाँ पे जो हम एक
परसेप्शन डेवलप करते हैं या एक खास तरह का हमारा नैरेटिव है दुनिया के अंदर ग्लोबली, क्योंकि वो हावी है अमेरिका नैरेटिव है उनके मीडिया की वजह से कि ईरान अग्रेसर है। देखें, ईरान तो वहां पे तदफीन करने में मसरूफ था अपने आयतुल्ला की, जब इनके चारों वर्किंग कमेटी का इजलास नहीं हुआ जो कि एमओयू के अंदर लिखी गई थी। कोई एक अपना कमेटी ने अभी तक इजलास नहीं बुलाया जिसके अंदर बात की जा सके कि जब ईरान उसमें मसरूफ था आपने सदर्न लाइन को क्यों इस्तेमाल किया ओमान से जहाज लेके जाने के लिए। और जब किसी कंट्री के ठीक। आप बैकयार्ड के अंदर एस्कोर्ट मिशन करेंगे तो उनकी स्ट्रेटेजिक एंजाइटी जो है वो समझ में आती है। तो मेरे ख्याल में हाँ ईरान जो है बिल्कुल। वो इस वक्त खड़ा है। जी जी। ठीक हो गया डॉक्टर उस्मान बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद महमूद खान साहब हमारे साथ थे। पाकिस्तान के लिए बहुत दिन है, ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है तीन ममालिक के दरमियान में, पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया के दरमियान में। और इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि शायद कोई आगे चलकर कोई मुस्लिम इत्तेहाद बड़ा दुनिया में नजर आए और उस तरफ बात जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़फ़र रहमान वज़ीर मुमलिकत हमें ज्वाइन करेंगे। मुज़ाकरात की क्या बात चल रही, बिलावल भुट्टो साहब आज उन्होंने बहुत बातें की हैं कश्मीर में, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत से हमारी जान छुड़वाई जाए। वज़ीर आज़म साहब के बारे में क्या कहा, इन सारी बातों के जो जवाबात हैं वो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुज़फ़्फ़र साहब वेलकम बैक। आज जो बहुत ही ज़बरदस्त खबर और तारीखी मुआहदा हुआ है उस हवाले से भी बात करेंगे, और साथ ही साथ में ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के साथ दरमियान में मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुमकिन होंगे या नहीं। एयाज सादिक साहब ने एक बड़ा बयान दिया, और कश्मीर में बिलावल भुट्टो साहब बड़ा ही आज गरजे हैं, बरसे हैं। तो ज़फ़र रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ हैं। मुज़फ़्फ़र साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं आगाज़ इसी मुआहदे से करूंगा, आपके क्या जज्बात हैं? बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने इस अहम तरीन मामले पे हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। बिल्कुल नो डाउट जी, आज बिल्कुल एक तारीख़ी दिन है, और ये 2 हवालों से तारीख़ी दिन है कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ताल्लुक है, और ज़ाहिर है बीइंग मुस्लिम जो हमारी एक दिली जो है हमांगी है, चूँकि मक्का और मदीना शरीफ की वजह से। लेकिन उसके साथ-साथ पाकिस्तान और बरे-सग़ीर ख़ास तौर पे के तमाम मुसलमानों का बड़ा एक क़ल्बी ताल्लुक जो है वो ख़िलाफ़त उस्मानिया की वजह से टर्की से रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्किया के दरमियान जो ये दिफ़ाई एग्रीमेंट हुआ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम 26 करोड़ मुसलमानों के लिए आज एक तारीख़ी दिन है। या अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले, अगर आप अक़लियतों को निकाल दें, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में रहता है, वो पाकिस्तान के दिफ़ा को नाक़ाबिल तस्ख़ीर बनाना चाहता है। तो इसलिए मैंने 26 करोड़ की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने जो बिरादर ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया और टर्की, उनके दिफ़ा को भी नाक़ाबिल तस्ख़ीर बनाएगा, और इस मुआहदे की रूह से ज़ाहिर है उन दोनों ममालिक से पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि बिलाशुबा आज हम सब के लिए एक खुशी का दिन है। जी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कश्मीर इलेक्शन में बिलावल साहब की तकरीर आप भी सुन रहे होंगे। वो आज उन्होंने कहा है कि मुझे तो ये हुकूमत की मुसीबत से मेरी जान छुड़वाएं, मुझे तो अपोजिशन का शौक है। और फिर वज़ीर आज़म का साहब की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, और फिर इनको खुद यकीन नहीं है कि ये 5 साल पूरे करेंगे या नहीं। तो ये बताएं, ये क्या इत्तेहाद तो है, लेकिन ये जो तकरीर, और फिर वो बार-बार कहते हैं नून लीग ने डाका मारा है कश्मीर में, तो ये क्या मामलात हैं जी? जी, मैं गुज़ारिश करूँगा बड़ाई साहब, हम भी यही समझते हैं कि बिलावल साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जो 3-4 लोग हैं, जो मुसलसल पिछले 20 साल से पंजाब से इलेक्शन हारते आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, वो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को जो है इस किस्म की तकारीर पे मजबूर करते हैं। या इस वक़्त उन्होंने जिन पर तवक्कल किया हुआ है, ख़ास तौर पर नियर बुखारी जैसे लोग जो हैं, पिछले मैं समझता हूँ कि 2002 की असेंबली हो, 8 की असेंबली हो, 13 की असेंबली हो, 18 की असेंबली हो या 24 की, ये लोग जो है कुछ इलेक्शन हारते रहे और कुछ इलेक्शन में इन्होंने कंटेस्ट भी नहीं किया। तो ज़ाहिर है अगर एक इलेक्टेबल 2 इलेक्शन हार जाए, तो वो बेसिकली पॉलिटिकल प्रोसेस से बिल्कुल बाहर चला जाता है। और ये मेरे ख़्याल से वो लोग हैं जो कि इलेक्ट नहीं हो सके, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को पंजाब में या मरकज़ में मैंडेट नहीं मिला, तो पीपल्स पार्टी ने जो सिलेक्टेड सीटों पर अकोमोडेट किया करती थी नियर बुखारी जैसे लोगों को, सेनेटर बना देना और उस फिर चेयरमैन सेनेट बना देना, वो भी नहीं बना पा रही। तो ये अपनी जो बेसिकली एंगर है, वो चेयरमैन बिलावल को इस किस्म की तकारीर जो है वो फ़ीड कर करवाने पर जो है वो मजबूर करवा रहे हैं। और मैं यही समझता हूँ कि अगर बिलावल साहब का दिल भर गया है, अगर उनकी तकरीर को मैं दुरुस्त मान लूँ, गो कि मेरा अभी भी यही नुक्ता नज़र है कि एक सियासी तकरीर है, लेकिन
फिर तो उनको अपने पापा को भी कहना होगा कि ऐवान सदर जो कि पीएमएलएन के वोटों से आपके वालिद साहब जो है वो असेंबली ऐवान सदर में पहुंचे हैं। पीएमएलएन की प्रोविंशियल असेंबलियां हों या फिर जो पंजाब असेंबली में तकरीबन 250 के करीब हमारे एमपीएस ने वोट दिया, मरकज में तकरीबन 123 के करीब एमएनएस ने वोट दिया, इस तरह बलूचिस्तान में भी हमारे एमपीएस ने वोट दिया, तो सदर का इलेक्शन कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर हमारे वोटों से पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान हुकूमत कायम है। तो मेरे ख्याल से एक दूसरे पे इस तरह कहना कि वो ये कहें कि वो थक गए हैं या हम ये कहें कि हम उनसे थक गए, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होता। जब आप इत्तेहाद में चल रहे होते हैं तो एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, और मेरे ख्याल से चेयरमैन बिलावल को कश्मीर इलेक्शन को इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए जिससे ये तासुर बने कि शायद एक इलेक्शन हारने की वजह से चेयरमैन बिलावल साहब का टेम्परामेंट इतना लूज हो गया कि वो हर किसी को जो है वो हद तनकीद बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। चले, आज तो उन्होंने कहा है कि गलत फहमी है कि आप लोग हुकूमत बना लेंगे कश्मीर में, तो क्या आप वैसे तो बज़ाहिर तो कुछ और लग रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि गलत फहमी है कहीं पे कोई। और आपसी लड़ाई के बारे में भी कुछ कहा है, क्या आपकी आपस में कोई लड़ाई चल रही है? पता नहीं जी, मुझे बिलावल साहब को ज्यादा इल्म होगा। अगर उन्होंने इतनी सख्त सख्त बातें कर दी हैं तो मेरे ख्याल से वो आपसी लड़ाई का भी बता देते कि आपस में कौन सी लड़ाई जा रही है। लेकिन जो गिनती बिलावल साहब ने पढ़ी है ऑक्सफोर्ड में, मेरे ख्याल से उसके मुताबिक तो 24 एमएलए हमारे साथ हैं, और रिजर्व मिला लें तो 29 का फिगर बनता है। और जो कश्मीर के अंदर सादा अक्सरियत के लिए जो है वो जो नंबर है वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब को किसी ने तादाद गलत बता दी है, या वो वैसे ही एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर मुजफ्फराबाद के इलेक्शन को लाइव रखना चाह रहे हैं और रेलिवेंट रहना चाह रहे हैं कि शायद हम अपने वोटर को दोबारा मोबिलाइज करके 2-4 सीटें मजीद हासिल कर लें और वोटर को ये तासुर देंगे नहीं, अभी भी हम गेम में मौजूद हैं। मेरे ख्याल से अगर उनका नुक्ते नज़र ये है तो ठीक है, सियासतदान का हक होता है कि वो आखिरी बॉल तक खेलता है। लेकिन अगर उनको पता है आदाद-ओ-शुमार को, उसके बावजूद उन्होंने ऐसी बात की है, तो मेरे ख्याल से उन्हें अपनी गिनती पर असर नौ गौर करना चाहिए। और ये मोहसिन साहब की तरफ भी उनका इशारा था। मोहसिन साहब वाले वैसे क्या मुजफ्फर साहब, क्या उनके बयान को उस तरह से समझा नहीं गया, या ये जो रिएक्शन आया नून की तरफ से भी और लोगों में भी ये बात हुई, अब तो उन्होंने उसकी एक वजाहत भी की कि शहबाज साहब 5 साल पूरे करेंगे और मैं अपनी बात पे भी कायम हूँ कि निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर गया है। तो जब हम कहते हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर गया है, तो क्या हम जिम्मेदारी किस पे डाल रहे होते हैं? देखिए, बात ये मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का जो बयान है, मैंने उनकी कल की गुफ्तगू के बाद तो मुझे अब यकीन हो गया कि वो जिस अंदाज में उन्होंने बयान किया या जो उनका मतलब था, वो वैसे नहीं लिया गया। उनकी बात अगर आप देखें तो निज़ाम कोलैप्स करने का मतलब ये तो नहीं है कि वज़ीर आज़म फ़ेल हो चुका है। निज़ाम कोलैप्स के अंदर अगर मरकज़ के पास एनएफसी अवार्ड की तक़सीम करने के बाद कुछ बाकी ना रहे, तो निज़ाम कोलैप्स होता है। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 800 अरब रुपए जो है वो रखे जाएँ, उसके बावजूद भी मसाइल हल ना हो रहे हों, तो निज़ाम कोलैप्स होता है। अगर आपके आईपीपीज़ का बोझ जो है वो इतना बढ़ जाए कि अब आकर हमने उसके गर्दिशी कर्ज़े कम किए हैं, तो लामहला आप ये समझेंगे कि निज़ाम कोलैप्स कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बलूचिस्तान के अंदर अगर जिस तरह के वहाँ हालात हैं और जो-जो हुकूमतें वहाँ पर माज़ी में रहीं, उन्होंने अगर डिलीवर नहीं किया, तो आप यही कहेंगे कि निज़ाम कोलैप्स कर रहा है। अगर कराची जो है मुसलसल एक जमात 20 साल से इक़्तिदार में है और वो कराची में ये क्लेम नहीं कर सकती कि कोई इशारा ऐसी है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट या पाकिस्तान के अंदर यूरोप का जो है वो मंज़र पेश कर रही है, तो निज़ाम कोलैप्स कर गया। तो उस निज़ाम को ठीक करने के लिए अगर उनके पास कोई तजावीज़ हैं या उन्होंने पीएम साहब को दी हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई पीएम साहब को जाने का रास्ता दिखाया या कोई डेडलाइन दी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर निज़ाम के अंदर कुछ खराबी है और उसको बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और नकवी साहब ने उसकी निशानदेही की है, तो उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने या उस वक़्त किसी ने कह दिया था ना कि ये तो उधर कैबिनेट मीटिंग्स में भी कम आते हैं या पार्लियामान में भी नहीं आते। तो वैसे क्या वज़ीर आज़म साहब उनसे पूछते हैं? यानी जिस तरह तमाम वज़रा से पूछा जाता होगा ना कि आपकी कारकर्दगी या आपकी वज़ारत की कैसी है? तो वज़ीर आज़म साहब उनसे भी पूछते होंगे, यानी मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी जी, जी, पर बिल्कुल, एक इत्मीनान तो है वज़ीर आज़म फैक्चुअली साहब मेरे को? ख़्याल से
मेरे ख्याल से जब एक भाई दूसरे भाई पे तनकीद करता है तो वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। तो मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब का बयान को भी आप ऐसे ही लें। मेरे ख्याल से फैक्चुअली ऐसा नहीं है। नकवी साहब आते हैं, मैंने तो मोस्ट ऑफ द कैबिनेट मीटिंग में उन्हें देखा है। हाँ, अगर किसी कैबिनेट मीटिंग के अंदर वजारत दाखिला के हवाले से कोई एजेंडा मौजूद नहीं है और वो मुल्क में नहीं है, और खास तौर पर पिछले 6-8 महीने में ईरान अमेरिका वॉर के दौरान जो उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, बार-बार ईरान का विज़िट करते थे, सऊदी अरेबिया का विज़िट कर रहे थे, उस दौरान उनके एमओएस मौजूद होते थे। तो मेरे ख़्याल से ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, नकवी साहब बिल्कुल जिस तरह बाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म साहब को जवाब दिए हैं, नकवी साहब बिल्कुल जवाब भी देते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत कम कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो पीएम से फ्रीक्वेंट मिलते हैं। तो मेरे ख़्याल से अल्टरनेट वीकेंड्स पे जब पीएम साहब लाहौर होते हैं तो नकवी साहब की मुलाकात होती है। तो मुलाकात के अंदर ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला मुल्क की दाखिली अमूर पे पीएम को ब्रीफ करेगा ना कि कोई ज़ाती गपशप होगी। और इसी तरीके से आपने देखा कि ईरान अमेरिका वॉर के दौरान जितने भी फॉरेन ट्रिप्स हुए, नकवी साहब पीएम साहब के हमरा थे। तो लामहला जब आप अपने कप्तान के साथ होते हैं बतौर खिलाड़ी, तो कप्तान को ब्रीफ कर रहे होते हैं। और इस वक़्त टीम का कप्तान जो है वो शहबाज शरीफ है, और मोहसिन नकवी साहब समेत जितने भी वज़ीर हैं उनकी टीम का हिस्सा हैं। ठीक है। हाजिरी वाली यानी बात जो आप कह रहे हैं कि आपने तो उनको देखा है, आपको वो नजर आते हैं जी। रेगुलर। जी, ठीक मैं है। वही अर्ज़ ये करूँगा भी कि वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बस जज़्बात में, ज़ाहिर है जब बंदा, नकवी साहब ने भी थोड़ी-सी तनकीद की, तो लामहला दूसरी साइड से भी तनकीद हुई, तो फिर जज़्बात में कुछ बातें बंदा एक्ज़ैजरेट भी कर जाता है। ठीक है। अच्छा, ये भी आप बता दें कि ये 5 को इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया एहतजाज, और लाहौर में हमने देखा पुलिस ने रोका इन्हें और गिरफ्तारियां भी की, मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनको पकड़ भी लिया, साफ़ी पे भी एक तशद्दुद हुआ। तो अब आगे उन्होंने एक कॉल दे दी है सितंबर में, और अब आप किस तरह से देख रहे हैं? दूसरी तरफ यार सादिक साहब कह रहे हैं कि मेरे तो हाथ खड़े हैं। तो मुज़ाकरात वाला कोई सिलसिला हुकूमत क्या सोच रही है? मुज़ाकरात वाला सिलसिला चलेगा, या ये जब बाहर निकलेंगे तो आपकी तरफ से सख्ती होगी? क्या होने जा रहा है? देखिए, हमारी तरफ से सख्ती तो बात की पोज़ीशन है। तहरीक-ए-इंसाफ ने तो कहा था कि 5 अगस्त को सेमीफ़ाइनल है, फिर फाइनल भी बताएँगे वो। तो मैंने कई चैनल से बैठ के कहा था कि ना सेमीफ़ाइनल होना, ना फाइनल होना, ये तो छठी या 7वीं पोज़ीशन का मैच खेल रहे हैं अब। देखिए, स्ट्रीट पावर जिस जमात के पास होती है, मकबूलियत होती है, मासेस साथ होते हैं, उसको एनओसी की ज़रूरत नहीं होती, उसे कर्फ्यू नहीं रोक सकते। तो गुज़ारिश ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ को खुद इस बात का एहसास है कि उनके साथ स्ट्रीट पावर मौजूद नहीं है। इसलिए वो ज़ाहिर है एक कॉल देकर एक टेम्पो बनाते हैं और फिर उसको एक लंबी 2 माह की तारीख दे देते हैं। तो मुझे तो हुकूमत के लिए तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रीट पावर से तो कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, और मैं समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ सितंबर भी आ जाएगा, आप और हम यही हैं। तो जो इन्होंने माज़ी में फाइनल कॉल्स के नाम पर किया है, सितंबर में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और तहरीक-ए-इंसाफ को जब भी बात करनी है, मेज़ पर बैठकर करनी है, इसी हुकूमत से करनी है, इसी पार्लियामेंट से करनी है, इसी स्पीकर से करनी है। जितनी जल्दी ये बात, चूँकि जो सुहेल आफरीदी हैं और बैरिस्टर गौहर साहब को ये बात समझ आ चुकी है, जो लोग पावर कॉरिडोर्स के करीब हैं या खुद पावर का हिस्सा हैं, बाकी भी तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी, इंक्लूडिंग बानी तहरीक-ए-इंसाफ की तीनों बहनों के, उतनी जल्दी उनके मामलात जो है तहरीक-ए-इंसाफ के वो बेहतर हो जाएँगे। तो यानी हुकूमत की तरफ से वो मुज़ाकरात वाली जो ऑफ़र है, वो उसी तरह से मौजूद है और हुकूमत तैयार है कि आए, बातचीत करे पीटीआई? जी, जी, बिल्कुल, मुज़ाकरात की ऑफ़र भी मौजूद है, और हुकूमत दोबारा भी कोशिश करेगी, दोबारा भी ऑफ़र कर देगी। और हुकूमत को अगर 2 कदम आगे भी बढ़ाना हुए तो हम बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है कम से कम 1 कदम नहीं, आधा कदम तो दूसरा फ़रीक भी बढ़ाए ना। लेकिन अगर दूसरे फ़रीक को जेल से बुशरा बीबी के ज़रिए इनडायरेक्टली कन्वे कर दिया जाए, या फिर उनकी बहनें जो है वो कन्वे कर देंगे, नहीं आपने मुज़ाकरात नहीं करने, हुकूमत के साथ नहीं बैठना, तो बैरिस्टर गौहर बेचारा क्या करेगा या सुहेल अफरीदी क्या करेंगे? तो मसला जो है इस वक़्त पार्टी का नहीं है बल्कि बहनों का है। ठीक। और ज़फ़र साहब, आपके हुकूमती बेंचेज़ में ये जो नए सूबों की डिबेट छिड़ी है, इस पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ या मुस्लिम लीग नून क्या समझती है? देखिए, नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। इंतज़ामी बुनियादों पर एक कंसेंसस डेवलप होकर नए सूबों की ज़रूरत भी है, और हम समझते हैं कि अगर सिस्टम की बेहतरी के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो कायम होकर डिलीवरी और गवर्नेंस बेहतर हो सकती है, तो उसके लिए बेहतरीन फ़ोरम पार्लियामेंट है।
मेरा ज़ाती नुक्ते नज़र तो ये है कि बिल्कुल जनूबी पंजाब सूबे की हमने तहरीक भी जमा कराई थी, पिछली असम्बली में होना चाहिए, बनना चाहिए, बहावलपुर सूबे की भी हमने हिमायत की। लेकिन ज़ाहिर है, अगर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा पार्लियामेंट के ज़रिए, जो कि 224 का नंबर है, तो लामहला कोई भी काम नहीं हो सकेगा। अगर पार्लियामेंट इसको वैलिड करता है, तो पीएमएलएन जो है इसको एंडोर्स करेगी कि नए सूबे बनने चाहिए। और आपकी जाती राय भी आप कह रहे हैं, जैसे आपका खुद ताल्लुक जनूबी पंजाब से, तो आप भी ये चाहते हैं कि भाई जनूबी पंजाब सूबा बने? जी, बिल्कुल, मेरी बिल्कुल राय भी है और मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत भी है। जनूबी पंजाब समेत जो-जो सूबे बनने के लिए काम हो चुका है और इस हवाले से अगर हम कंसेंसस डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो बनने चाहिए बिल्कुल। मैं लेकिन जनूबी पंजाब सूबे के हक में हूँ। जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपने हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो पब्लिक के सामने रखा। और ये जो सारी सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए एक दिन अहम ज़रूर है। और साथ में ये कि अपोजिशन के हवाले से याद सादिक साहब का जो बयान है वो काबिल गौर है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो संजीदगी चाहिए मुज़ाकरात के लिए, वो हुकूमती बेंचेस में महसूस किया गया कि उस तरह से वो नहीं आ रही और ये बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। उन्होंने कॉल दे दी है, सितंबर में वो बाहर आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, कहा जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन शायद ये मामला जाके फिर मुज़ाकरात की मेज पर ही हल होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐलानी के बाद।